बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में जितने भी नाजरीन हमें इस वक्त जिस जगह से देख रहे हैं उनको हमारा प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और अपने घरों के अंदर इस वक्त अपने अहल वयाल के साथ खुश खुरम होंगे। और आज के प्रोग्राम में भी हमें आपकी सेहत का ख्याल है दोस्तों, और आपकी सेहत का ख्याल रखना हम अपना फ़र्ज़ अव्वल समझते हैं, क्योंकि जब एक इंसान की सेहत ठीक होती है यकीनी तौर पर वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मामलात के हवाले से बात करेंगे। और आज का इशू ऐसा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से एक घर में कहते हैं ना कि वो सन्नाटा छा जाता है। एक घर में खुशियाँ जो हैं वो कभी नहीं आती। वो है जब एक कपल गैर वाजिया बांझपन का शिकार होते हैं। गैर वाजिया मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो दोस्तों, आखिरकार ये बांझपन क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। और इन मामलात के हवाले से सबसे पहले मैं सलाम करता हूं उन तमाम सेहत के माहिरीन को जो ख़ासकर इस हवाले से काम करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी काबिल सलाम है एक ऐसी डॉक्टर जो मारूफ होने के साथ साथ मुमताज़ लिहाज से जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में अपना फ़र्ज़ और अपने फ़राइज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। डॉक्टर इरम मेरे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरम, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आज का टॉपिक जो है गैर वाजिया जो भांजपन है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक डॉक्टर की लाइफ जो है काफ़ी मरहलों से गुजरती है, पेशेंट्स के साथ दिन रात। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस लाइफ में कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं? एक एज अ डॉक्टर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास कोई भी पेशेंट आए, चाहे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो या कोई भी कारण हो इनफर्टिलिटी का, ये हमारे लिए भी एक स्ट्रेसफुल चीज़ होता है। हमें एक एज अ टीम वर्क काम करना पड़ता है। हमें पेशेंट का उतना ही इनपुट चाहिए होता है और पेशेंट्स जितना हम उसमें मेहनत करें। सो फॉर ए पेशेंट जितना स्ट्रेसफुल होता है हमारे लिए भी होता है कि उनकी इनफर्टिलिटी का हम कुछ ना कुछ हल निकाल सकें। सो एज अ टीम वर्क ही इसमें हमें काम करना पड़ता है। ये मेरे से कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है वो शायद अल्लाह के बाद आपको समझता है कि ये मेरी जान ठीक कर देगा, मेरी सेहत का ख्याल रखेगा या मेरा जो इलाज है करेगा, इज़न्ट इट? जी, बहुत ही होप के साथ पेशेंट आता है कि कुछ न कुछ शायद हमें हल निकलेगा। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम 100% अपना दें ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो वो इतना सफ़र कर रहा है, वो डोर टू डोर, गायनोकोलॉजिस्ट टू गायनोकोलॉजिस्ट घूम फिर के वो उसकी इन्वेस्टिगेशंस पाइल अप हुई होती है। उसके साथ साथ उसके कई सालों गुजर जाते हैं। उसके साथ साथ वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है एज ए कपल। और ये देखा गया है कि जो इनफर्टाइल कपल होता है उसका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है वो दैट इज़ इक्वलेंट टू ए टर्मिनली इल पेशेंट ऑफ कैंसर। ये स्टडीज़ में देखा गया है। सो एक ये इनफर्टाइल कपल बहुत ही स्ट्रेस होता है और घर में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यस ऑफ कोर्स। और घर वाले भी काफ़ी पेशेंट्स को घर वाले साथ नहीं देते, तो वो छुप के ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। घर में भी उनका इतना स्ट्रेस होता है, ऑलरेडी उनको बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इतना स्ट्रेस होता है, तो घर वाले भी उनका उतना अच्छे से साथ नहीं दे पाते हैं इसमें। सो इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर देम। इसीलिए हम 100% कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हल उनके लिए निकले इस इनफर्टिलिटी के वास्ते। Dr. Iram, let me straight away come to the topic. The topic today is unexplained infertility. Since as far as our Jammu and Kashmir is concerned, there is so many people, who are suffering, जिनको इस infertility ने जिनकी खुशियाँ छिन गई है, जिनके घर में सन्नाटा छा गया है। So how would you react to this term? देखिए, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से मैं बोलना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। सो जब एक कपल ट्राई कर रहा होता है 1 साल तक कंसीव करने के लिए, तो 1 साल तक अगर वो नहीं कंसीव कर पा रहा है उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन इसमें भी अगर एज
अगर पेशेंट की एज, फीमेल पार्टनर की एज में मोस्टली अगर 35 से बिलो होगी तो उनके लिए 1 ईयर कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन अगर फीमेल पार्टनर की एज मोर देन 35 ईयर है तो उनको विद इन 6 मंथ्स आफ्टर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन उनको इवैल्यूएट करना चाहिए फॉर इनफर्टिलिटी। रही बात अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमारे मेल पार्टनर के इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, जिसमें फीमेल टेस्ट आता है, हार्मोनल कोरिलेशन आती है। फिर रही बात फीमेल पार्टनर की, फीमेल पार्टनर में हमारा ट्यूब टेस्ट ठीक है, हमारे सारे हार्मोन्स ठीक है, हमारा यूएसजी ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो यू मीन से कि इसमें एज का होना भी बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। तो डॉक्टर इरम, आई वुड लाइक टू नो कि ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, मतलब गैर वाजिया, पता ही नहीं चलता है कि एम आई फर्टाइल, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो अब जो कपल फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट मैरिड, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है ये कैसे, मतलब एक कपल को कैसे पता चलेगा नहीं वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसे मैंने पहले बोला, तो पेशेंट अपना हार्मोनल कोरिलेशन करता है, उसमें सारे हार्मोन टेस्ट नॉर्मल होते हैं। सेकंड आता है पेशेंट को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करो, जो सब पेशेंट्स लेके आते हैं अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, उसमें भी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होती है। फिर उसके बाद ट्यूब टेस्ट भी कई लोग करते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद मेल पार्टनर की भी इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल होती है, तो तब जाके हम बोलते हैं कि कुछ कारण नहीं निकल रहा है। तो इसमें कॉजेज़ क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। पहली मैटरनल एज, आजकल मैरिजेस बहुत लेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ करियर और सम अदर रीजंस। तो मैटरनल एज जैसे ही मोर देन 35 होगी तो इसमें क्या होता है, इससे एग्स जो होते हैं हमारे, नॉर्मली एग्स जो होते हैं ओवरी में, और उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी, वो दोनों ही खराब हो जाती है। क्वांटिटी भी कम होती है, क्वालिटी भी कम होती है। You mean say कि age factor is very much important? Yes, of course, age factor is very important. The first number point जो मैं बोलूँ कॉज का, वो मैटरनल एज है, ठीक है। सेकेंड मैं बोलना चाहूँगी लाइफस्टाइल। जैसे आप देखोगे कश्मीर में अगर मेल पार्टनर स्मोक कर रहा है तो मे बी इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल पार्टनर, सो फीमेल इज ऑल्सो एक्सपोज टू स्मोकिंग, इन अ वे विल कॉल इट पैसिव स्मोकिंग। फिर उसके बाद आपके सीडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि मेरा वज़न तो ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है फिज़िकल एक्टिविटी करने की, लाइक या कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हम घर का सारा काम करते हैं, हम दिन भर काम कर रहे होते हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी आप तब बोलोगे जब आप थोड़ा सा स्टर्नस एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक। देन दूसरी बात आती है हमारा खाने का। खाने में ऑयल, शुगर, ब्रेकफास्ट होता है मैदा प्लस सॉल्ट। इन फ्रैंकली स्पीकिंग मैदा प्लस सॉल्ट इज ब्रेकफास्ट इन कश्मीर। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों पे थोड़ा सा दैट ऑल्सो, वो भी बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग यू नो ट्रेंड ऑफ इनफर्टिलिटी। तो दूसरा आता है ये कोई आपके लाइफस्टाइल, जैसे सपोज विंटर्स में कांगरी यूज़ करते हैं, उसमें जो फ्यूम्स है वो कंटिन्यूस लेते हैं। कांगरी इज़ हार्मफुल फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल फैक्टर, चाहे वो मेल में आपका सीमेन एनालिसिस ख़राब हो सकता है कांगड़ी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। फीमेल के लिए भी एग्स पे असर पड़ता है बिकॉज ओवरीज आर एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस जो है। दूसरा रीज़न हो सकता है, जैसे सपोज पेशेंट बोलता है कि हमने ट्यूब टेस्ट किया है वो नॉर्मल है, तो सिर्फ ट्यूब टेस्ट पेटेंट होना, दैट इज़ ट्यूब खुले होना, इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक माइक्रोसीलरी फंक्शन होता है जिसकी वजह से एग, या जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है या एग ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसी में हैम्पर होता है। वो किन चीज़ों की वजह से होता है, कोई हिडन कोई ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो या कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो, उनकी वजह से जो ये ट्यूब्स की माइक्रोसिलरी फंक्शन होती है ये हैम्पर होती है, जिसकी जो कारण बनती है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का, जो हमें HSG में नहीं समझ आती है। देन उसके बाद
मेल पार्टनर का जो नॉर्मली हम करते हैं सीमन एनालिसिस, ठीक है, उसमें आप मॉर्फोलॉजी हो या फिर मोटेलिटी हो, जो भी पैरामीटर्स हो, इसके साथ साथ ऐसा मैंने देखा है कि अगर मेल पार्टनर ने एक बार सीमन टेस्ट किया देन वो कोई और रिपीट नहीं करता, उसको बोलता है वंस आई एम नॉर्मल फाइन, सब कुछ ठीक है। बट क्योंकि मेल दे आर सो मच एक्सपोज टू स्मोकिंग एंड बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस जो है उनकी, तो उनको भी स्पर्म पैरामीटर्स ऑब्वियसली रिपीट करना चाहिए, जैसे वो सिर्फ फीमेल पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जैसे हम सीमन एनालिसिस में हम DFI कर सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए, तो वो एक चीज़ हम देख सकते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कॉज वो भी हो सकता है। फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो फीमेल पार्टनर में होगा, लाइक एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक वास्ट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो अभी मैं सिंपली बोलूंगी कि कुछ ऐसा माइल्ड कॉज जो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है। जी, क्योंकि आपने कहा कि these are the causes जिसकी वजह से जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है वो एक कपल में पाई जा सकती है। जी जी जी। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के हवाले से आखिरकार इसमें अगर फॉर एग्जांपल कपल ने मैरिज की, बच्चा नहीं होता है जी, तो क्या इसमें मेल पार्टनर ज्यादा उस पे इफेक्ट होता है या फीमेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, इट्स लाइक बोथ। अच्छा, बोथ। अब तो बहुत ही ज्यादा मेल इनफर्टिलिटी, लेकिन अच्छा। यहाँ पे मैंने देखा है कि पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली फीमेल पार्टनर। यू मीन टू से कि जो सर्वे है जम्मू कश्मीर जी, में मेल इनफर्टिलिटी, हाँ, यस यस, ऑफ कोर्स मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा राइज पे है अच्छा। ना, या फीमेल नहीं, फीमेल भी उतना ही है, बट जितना मेल पहले नहीं होता था फैक्टर इन्वॉल्व, बट अब मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? लाइफस्टाइल, अच्छा, लाइफस्टाइल, सीडेंटरी, स्मोकिंग, बहुत सारे फूड, जंक फूड, दिस इज ऑल। तो डॉक्टर इकरम, अब हम चूंकि ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, चूंकि सारे टेस्ट नॉर्मल, आपके मुताबिक सारे टेस्ट नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो अब ट्रीटमेंट कैसे एक कपल इसका कर सकता है? देखिए, हाँ, हमारे पास आया पेशेंट, सब नॉर्मल है, तो हमें इस कपल को डीप डाउन थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब ये हमें देखना पड़ेगा, अब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें उनका देखना पैटर्न, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एग पैटर्न, फॉलिकल्स जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। डॉक्टर, हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो जैसा कि मैंने बोला, पेशेंट आता है ऑलरेडी सारे टेस्ट करके, तो हमें इन कपल्स को थोड़ा डीप डाउन इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सपोज़ हमें पेशेंट को बुलाना पड़ता है डे 2 पे, तो ताकि हम इनका पैटर्न देखें, फॉलिकल्स का एग पैटर्न कैसे ग्रो कर रहे हैं, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, नंबर 1 एग के वास्ते। देन दूसरा, हमें प्रॉपर देखना है कि एंडोमेट्रियम कैसा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसी बन रही है, उस पे तो वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, या कोई पॉलिप तो नहीं है ऐसा, जैसे कोई यूट्रस के अंदर हम एक पेन जैसी दूरबीन होती है जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, एक प्रोसीजर, वो हम अंदर से यूट्रस को एज अ स्टडी कर सकते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग ठीक है, उसके वॉल्स ठीक है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो हम सेम सिटिंग में उसको सेटल डाउन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक तो हम ये चीज़ें करेंगे, फिर हम एक हार्मोनल कोरिलेशन अच्छे से करेंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कोई ऑटो इम्यून कॉज तो नहीं है, कोई इम्यूनोलॉजिकल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक ऑटो इम्यून कॉज हो गया हमारा। देन मेल फैक्टर का रिपीट सीमेन एनालिसिस, जैसे मैंने पहले बोला, DFI करना है। सो प्रॉपर केसेस में हम ये फर्स्ट हम देखेंगे इवैल्यूएट करके। देन सेकेंड ऑप्शन, वी कैन डू ओवुलेशन इंडक्शन। काफ़ी पेशेंट्स ऑलरेडी ओवुलेशन इंडक्शन करके आए होते हैं, एग रप्चर करके आए होते हैं, बट फिर भी कुछ बात नहीं बनती है, तो उसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। एक प्रोसीजर है जिससे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ठीक है, एक ऑप्शन वो दे सकते हैं हम। एंड अलॉन्ग विद दैट हम प्रॉपरली ये भी देखेंगे कि कैसा पैटर्न है, फॉलिकल्स, एग्स का ग्रोथ का पैटर्न कैसा है। देन उसके बाद हम लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं कि जब सब कुछ फेल होता है, जब आपका मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है, जब आप IUI फेल होता है, देन लास्ट रिजॉर्ट हम IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, फॉर मी आई ऑलवेज पहले आ जाए पेशेंट, नेवर,
नेवर। IVF इज ऑलवेज लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल द फैक्टर्स, जब सारे फैक्टर्स आपके फेल होते हैं तब जाके आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको इन विट्रो IVF ही कराना पड़ेगा। बिकॉज कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि ऑलरेडी एग काउंट कम होता है, तब जाके हम डायरेक्टली उनको IVF के लिए ले सकते हैं। बट अगर आज हमारा टॉपिक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है जिसमें सब नॉर्मल होता है, तो उन पेशेंट्स में मैं IVF लास्ट रिजॉर्ट पे रखती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू। चूँकि डॉक्टर इरम आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। तो नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बात कर रही थी डॉक्टर इरम। मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर की एक मारूफ और मुमताज़ गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, और डॉक्टर इरम ने कई एक अहम बातों का खुलासा इस प्रोग्राम के दौरान किया। दौरान प्रोग्राम हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर बात की जिसमें गैर वाजिया जो बांझपन है आखिरकार कैसे ये नमूदार होता है, कैसे इसके जो असरात हैं वो एक ख़ानदान में सन्नाटा इससे छा जाता है। तो डॉक्टर इरम, लास्टली आई वुड लाइक टू टेक अ वर्ड फ्रॉम यू कि क्या पैगाम रहेगा ख़ासकर उन कपल्स के नाम या जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इनफर्टिलिटी के हवाले से परेशान है, बच्चा नहीं है, घर में खुशियाँ नहीं हैं, तो इसी की वजह से जो नस्लें हैं, जो घर हैं वो आबाद होते हैं। आई वुड लव टू टेक अ लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी लोगों से कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ गया है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो आपको एक्टिवली मैनेजमेंट लेना चाहिए आपको। बिकॉज एज के साथ साथ आपके एग्स पे भी असर पड़ता है, आपके मेल फैक्टर पे भी असर पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको एक्टिवली मैनेज करना चाहिए, विदाउट गोइंग डोर टू डोर, गायनेकोलॉजिस्ट टू गायनेकोलॉजिस्ट, विदाउट पाइलिंग अप ऑल द prescriptions। तो आपको you have to take one quick decision, that is active management for unexplained infertility। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर इरम के साथ मज़ीद हम गुफ्तगू करें अगले अपने प्रोग्राम्स के दौरान, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी बातों का जिक्र किया इस प्रोग्राम के दौरान, ख़ासकर उन लोगों के लिए, उस आवाम के लिए जो इस वक्त परेशान है, घर में परेशानियां हैं। चाहे हम कश्मीर के किसी भी हिस्से की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो परेशान हैं, ख़ासकर इनफर्टिलिटी को लेकर। तो आज के प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त मेरी टीम के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।